और रिसु पुलिस की पहुंच से दूर आगरा में आकर बस चुके थे। पिछले 2 महीनों में रानी ने खुद का ब्यूटी पार्लर खोल लिया था, तो वही दूसरी तरफ रिसु दिन के समय में कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाता, तो वही शाम को पिज्जा डिलीवरी करके थोड़ी बहुत साइड इनकम करने में भी लगा रहता। रिसु और रानी दोनों जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करने में लगे हुए थे, ताकि वे अगले 1 हफ्ते में इंडिया छोड़कर थाईलैंड में जाकर बस सके। भले ही दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे, पर दोनों ने अपने लिए अलग अलग मकान किराए पर ले रखा था, ताकि किसी को भी रिसु के जिंदा होने का पता न चल पाए। उधर रिसु की मकान मालकिन पूनम हर वक्त रिसु के साथ संबंध बनाने की फिराक में लगी रहती थी, तो इधर अभिमन्यु नाम का एक कंपाउंडर रानी के साथ शादी करने के सपने सजोने में। वैसे रानी से अभिमन्यु की मुलाकात तब हुई थी जब एक दिन रानी अपने मकान मालकिन के साथ अभिमन्यु के क्लिनिक पर आई थी। उस रोज जैसे ही अभिमन्यु की नजर रानी पर पड़ी, वैसे ही उसे लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार हो गया। हालांकि रानी और रिसु दोनों को ही एक दूसरे के आशिकों के बारे में पता था, पर ना तो रानी ने कभी अभिमन्यु को भाव दिया और ना ही कभी रिसु ने पूनम को। एक दिन बड़ी हिम्मत करके अभिमन्यु ने रानी से पूछ ही लिया कि क्या वो उसके साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखने सिनेमा हॉल में जाएगी। उस वक्त रानी को किसी बात की जल्दी थी, इसलिए उसके मुंह से हाँ निकल गया। फिर क्या था, अभिमन्यु ने अगली शाम की सारी टिकटें खरीद दी और हाथ में गुलाब का बुके लेकर रानी के आने का इंतजार करने लगा। पर रानी तो इधर अपने रिसु के साथ ओयो में योयो कर रही थी। बेचारा अभिमन्यु सिनेमा हॉल के बाहर इंतजार ही करते रह गया। तो कुछ इस तरह से रानी और रिसु की जिंदगी कट रही थी। एक शाम जब दोनों बाजार में एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी एक चोर रानी का पर्स लेकर भागने लगा। रिसु उसी वक्त उस चोर के पीछे भागा। तभी रानी ने देखा कि इंस्पेक्टर अभिजीत भी उस वक्त उसी बाजार से गुजर रहे थे। इंस्पेक्टर अभिजीत को आगरा में देखकर रानी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, पर किसी तरह खुद को संभालते हुए वो अपने घर लौटी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज से रानी का दिमाग ठनका। जाकर देखने पर पता चला कि इंस्पेक्टर अभिजीत रानी का पर्स लौटाने आए थे। इंस्पेक्टर अभिजीत ने रानी से कहा, कसौली का कहर कमाल का क्लाइमैक्स था। वैसे मैंने सुना है कि कोई आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा है। भूतकाल, भगवान भी शायद इंसाफ का इंतजार कर रहा है। रानी को समझते देर न लगी कि इंस्पेक्टर अभिजीत ने दिनेश पंडित की वो नोवेल पढ़ ली है, जिससे इंस्पायर होकर रानी और रिसु ने नील को ठिकाने लगाया था। इस बारे में जब रानी ने रिसु से बात की, तो रिसु ने सिर्फ इतना ही कहा कि रानी को अब हर वक्त नॉर्मली बिहेव करना होगा। अगर वो थोड़ा सा भी पैनिक कर गई तो इंस्पेक्टर अभिजीत को उस पर शक हो जाएगा। फिलहाल इंस्पेक्टर अभिजीत के पास कोई सबूत नहीं है, तो वो अभी के लिए तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खैर, रानी को जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ। कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर अभिजीत ने रानी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। घबराए हुए चेहरे पर कॉन्फिडेंस का नकली मेकअप लगाकर जब रानी थाने पहुंची, तो वहां उसकी मुलाकात मृत्युंजय पासवान नाम के एक दूसरे सीनियर इंस्पेक्टर से हुई। पता चला कि मृत्युंजय पासवान रानी के दूर के रिश्तेदार लगते थे। शॉर्टकट में कहूँ तो मृत्युंजय पासवान नील के सगे चाचा थे, और उन्होंने ही इंस्पेक्टर अभिजीत से नील का केस अपने अंडर ले लिया था, ताकि वो खुद पर्सनली नील के केस की जांच करके असली गुनहगारों को फांसी के फंदे तक पहुंचा सके। डीएसपी पासवान ने रानी की कॉल डिटेल्स निकलवाई थी, जिसके हिसाब से रानी किसी राहुल नाम के व्यक्ति से रोज घंटों बातें किया करती थी। पूछने पर रानी ने बताया कि राहुल उसका सिर्फ एक दोस्त था, पर कुछ दिनों से उसका कोई अता पता नहीं है। हालांकि रानी को भी यह बात पता थी कि रिसु ने ही फेक आईडी के जरिए राहुल नाम से फेक सिम निकलवाई थी, ताकि वो रानी से बात कर पाए। हालांकि जब से रानी और रिसु को इंस्पेक्टर अभिजीत के आगरा में होने की बात पता चली थी, तब से रिसु ने अपना मोबाइल तोड़कर उसे ठिकाने लगा दिया था, और दोनों पीसीओ के जरिए ही एक दूसरे से बात किया करते थे। डीएसपी पासवान ने जब उस राहुल के कॉल की डिटेल्स निकलवाई, तो पता चला कि राहुल हर दूसरे तीसरे दिन किसी ट्रेवल एजेंट को कॉल किया करता था। खैर, रानी तो किसी तरह डीएसपी पासवान के पूछताछ से बचकर वहाँ से बाहर निकल आई, पर इंस्पेक्टर पासवान ने अगले ही दिन उस ट्रेवल एजेंट को पकड़ लिया, जिसे रिसु ने पासपोर्ट और थाईलैंड का वीजा बनाने के लिए पैसे दिए थे। इधर इंस्पेक्टर अभिजीत राहुल नाम के उस सिम कार्ड के पिछले हफ्ते की लोकेशन हिस्ट्री को ट्रेस करते हुए पूनम के घर पहुंच गए थे, जहां रिसु किराए पर रह रहा था। इंस्पेक्टर अभिजीत ने जब पूनम से रिसु के बारे में पूछताछ की, तो न जाने क्यों, पर पूनम ने रिसु के बारे में इंस्पेक्टर अभिजीत को कुछ नहीं बताया। शायद पूनम रिसु से प्यार कर बैठी थी, पर रिसु के पास इस सब के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। शाम होते ही वो अपना बैग लेकर रानी के घर आ पहुंचा। उसके आते ही रानी ने उसे डीएसपी मृत्युंजय पासवान के बारे में बताया। अब क्योंकि थाईलैंड वाला प्लान भी सक्सेसफुली फेल हो चुका था, इसलिए रानी ने उसी वक्त रिसु के साथ वहाँ से भागकर किसी दूसरे शहर जाने का हिसाब बनाया। पर रिसु अब पुलिस से भाग कर थक चुका था, और ऊपर से इस बार केस डीएसपी पासवान हैंडल कर रहे थे, इसलिए रिसु ने पुलिस के आगे सरेंडर कर देने में ही अपनी भलाई समझी। हालांकि रानी को यह कतई मंजूर नहीं था।
इसलिए उसने एक आखिरी रास्ता चुना। उसे पता था कि डीएसपी पासवान को शक है कि रिसु अभी भी जिंदा है, इसलिए रानी ने अभी तक दूसरी शादी नहीं की। डीएसपी पासवान के इसी शक को दूर करने के लिए रानी ने अपने कंपाउंडर आसिक यानी कि अभिमन्यु को शादी के लिए प्रपोज किया। अभिमन्यु जिसके पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर रानी को कॉफी डेट के लिए पूछ सके, पर जब रानी ने उसे सामने से शादी के लिए पूछा तो अभिमन्यु की बोलती ही बंद हो गई। हालांकि अगले एक गाने के खत्म होते होते रानी और अभिमन्यु दोनों ही शादी के पवित्र बंधन में बन चुके थे। उस शादी में मुबारकबाद देने इंस्पेक्टर अभिजीत और डीएसपी पासवान भी आए हुए थे। दोनों को ही शक था कि रिसु भी जरूर किसी न किसी भेष में अपनी दिलरुबा की शादी में जरूर आएगा। उनका शक बिल्कुल सही था। बेचारा रिसु अपनी ही बीवी की शादी में शहनाई बजा रहा था। हालांकि न तो इंस्पेक्टर अभिजीत की नजर रिसु पर पड़ी और न ही डीएसपी पासवान की। इधर अभिमन्यु शिलाजीत वाला दूध पीने के बाद जब सुहागरात मनाने कमरे में आया तो उसी वक्त रानी ने उसका केएलपीडी कर दिया, ये कहकर कि उसने भले ही अपनी आगे की जिंदगी जीने के लिए अभिमन्यु से शादी की है, पर उसका शरीर आज भी सिर्फ और सिर्फ रिसु का ही है। अब उदास अभिमन्यु चला हिलाने। तभी रानी ने अभिमन्यु के सामने सांप सीढ़ी खेलने की फरमाइश की और दोनों पूरी रात सिर्फ सांप सीढ़ी ही खेलते रह गए। खैर अभिमन्यु ने हार नहीं मानी और अगले ही दिन से रानी को प्यार का एहसास दिलाने में लग गया। पर रानी को अभिमन्यु से प्यार तो तभी होता जब ये गेंडू रिसु रानी का पीछा छोड़ता। एक शाम जब अभिमन्यु अपने क्लिनिक से घर लौटा तो उसने देखा कि रानी शराब के नशे में डूबी हुई थी। अनजाने में रानी के मुंह से ये निकल गया कि उसने अभिमन्यु से शादी क्यों करी थी। बेचारे अभिमन्यु को जब ये पता चला कि उसकी दिलरुबा रानी ने उसे बस अपने मतलब के लिए यूज किया है तो उसे बहुत बुरा लगा, पर फिर भी वो रानी को खुश देखना चाहता था, इसलिए उसने रिसु और रानी की मदद करने का फैसला किया। रानी तो अभी भी अभिमन्यु के साथ ही रह रही थी, पर अभिमन्यु ने रिसु को अपने क्लिनिक में छुपा दिया था ताकि पासपोर्ट वगैरह बनने तक रिसु पुलिस की नजर से दूर रह सके। उसी रोज अभिमन्यु रानी के साथ एक आखिरी बार यमुना नदी में बोटिंग करने आया हुआ था। बातों ही बातों में अभिमन्यु ने बताया कि उसने ही अपने चाचा चाची और उनकी दोनों बेटियों को सांप के जहर से मार डाला था, क्योंकि कुछ सालों पहले अभिमन्यु के चाचा ने धोखे से अभिमन्यु के पिता की जमीन हड़प ली थी, जिसके चलते आगे चलकर अभिमन्यु के पिता ने हत्या कर ली। इधर रिसु को भी यह बात लल्लन नाम के एक सपेरे से पता चल चुकी थी। दरअसल लल्लन ही वो सपेरा था जिसने आज से 20 साल पहले अभिमन्यु को वो सांप लाकर दिया था, जिसके काटने से अभिमन्यु के चाचा और उनकी पूरी फैमिली की मौत हो गई थी। लल्लन महीने में एक बार अभिमन्यु से पैसे लेने पीछे के दरवाजे से उसके क्लिनिक में आया करता था ताकि वो अपना मुंह बंद रख सके। इधर रानी समझ चुकी थी कि आखिर अभिमन्यु ने रिसु को अपने क्लिनिक में क्यों छुपा कर रखा है। उसे शक था कि जरूर रिसु की जान को खतरा है, इसलिए जैसे ही उसे मौका मिला वैसे ही वो भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची और डीएसपी पासवान को बताया कि अभिमन्यु रिसु को मार डालेगा। डीएसपी पासवान को बस इसी मौके की तलाश थी। अब उनका शक कंफर्म हो गया था कि रिसु अभी भी जिंदा है। पुलिस की टीम रिसु को ढूंढने अभिमन्यु के क्लिनिक पर पहुंची, पर रिसु वहां से दरवाजा तोड़कर पहले ही जा चुका था। इधर अभिमन्यु के घर पर भी कोई नहीं था। तभी इंस्पेक्टर अभिजीत को यह खबर मिली कि यमुना नदी के किनारे एक कार में 2 जली हुई लाश बरामद हुई है। लाश के पास पड़े सूटकेस और आइडेंटिटी कार्ड से यह पता चला कि उन 2 लाशों में से एक लाश तो अभिमन्यु की थी और दूसरी पूनम की। इंस्पेक्टर अभिजीत ने ये अंदाजा लगाया कि जरूर रानी ने ही रिसु के साथ मिलकर अभिमन्यु और पूनम की हत्या कर दी होगी, ताकि अभिमन्यु के जाने के बाद वो एक बार फिर आराम से रिसु के साथ रह सके। इसी शक के आधार पर आगरा पुलिस रानी को पकड़कर थाने ले आई और लेडी कांस्टेबल ने जमकर रानी की कुटाई की। रानी के अरेस्ट होने की खबर सुनकर रिसु एकदम से बेचैन हो उठा और उसने उसी वक्त पुलिस के आगे सरेंडर करने का फैसला किया। रिसु ने पुलिस के लिए एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने कहा कि वो पुलिस के सामने तब तक सरेंडर नहीं करेगा जब तक वो रानी को सही सलामत देख न ले। आज से 3 दिन बाद यमुना नदी के ऊपर बने रेलवे ब्रिज पर उसने पुलिस को आने का निमंत्रण भेजा। ठीक 3 दिन बाद रिसु किसी लोकल ट्रेन की चेन खींचकर उस रेलवे ब्रिज पर उतरा। उसे देखते ही रानी उसकी तरफ दौड़ी। इधर आगरा पुलिस अपनी फील्डिंग टाइट कर चुकी थी। तभी पुलिस की भीड़ में से एक हवलदार रिसु और रानी की तरफ बढ़ने लगा। इंस्पेक्टर अभिजीत ने जब दूरबीन लगाकर देखा तो पता चला कि हवलदार की यूनिफॉर्म में कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था। पर अभिमन्यु तो मर चुका था। इससे पहले कि इंस्पेक्टर अभिजीत कुछ समझ पाते, अभिमन्यु ने एक रिवॉल्वर रिसु के ऊपर तान दी और इसी के साथ रिसु, रानी और अभिमन्यु में झड़प शुरू हो गई। उधर आगरा पुलिस तीनों को दबोचने आगे बढ़ ही रही थी कि तभी ये तीनों फिसलकर मगरमच्छ से भरे उस यमुना नदी में गिर पड़े। पुलिस ने काफी टॉर्च वॉर्च बार कर देखा, पर अंधेरी रात में उन तीनों का कहीं कोई अता पता नहीं चला। अगली सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को रिसु का वो प्रोस्थेटिक हैंड मिला, जिसे देखकर सबने ये मान लिया कि जरूर उन तीनों को मगरमच्छ ने दबोच लिया होगा। इसी के साथ आगरा पुलिस ने इस केस को यहीं पर क्लोज कर दिया। पर डीएसपी पासवान इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और एक एक करके सारे डॉट्स कनेक्ट करने शुरू कर दिए। महीनों की जांच पड़ताल और काफी सारे सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालने के बाद डीएसपी पासवान को सारी कहानी समझ में आ गई। उनके हिसाब से रानी, रिसु और अभिमन्यु तीनों ने मरने का नाटक किया है, क्योंकि अगर
वे तीनों आज दुनिया की नजरों में जिंदा होते तो आज जेल में सड़ रहे होते। रानी तो पहले से ही जेल में थी। रिसु नील के कत्ल के जुर्म में जेल जाता और अभिमन्यु अपने चाचा और उनकी फैमिली को मारने के जुर्म में। उस दिन पुलिस को यमुना नदी के किनारे जो 2 लाशें मिली थी, उसी दिन के फुटेजेस को चेक करते वक्त डीएसपी पासवान ने देखा कि अभिमन्यु के क्लिनिक में पहले पूनम गई थी और उसके बाद लल्लन से अभिमन्यु को खतरा था और पूनम से रिसु को। इसलिए उन दोनों ने मिलकर पहले तो लल्लन और पूनम को ठिकाने लगाया और लाश के सामने अभिमन्यु ने अपना आईडी कार्ड वगैरह रख दिया ताकि पुलिस को लगे कि लाश लल्लन की नहीं बल्कि अभिमन्यु की है। बाद में तीनों ने एक साथ मिलकर पुलिस को गुमराह करने के लिए आगे की चाल चली। चाल के मुताबिक रानी को पुलिस वाले अभिमन्यु और पूनम के कत्ल के जुर्म में थाने ले गई और बाद में रिसु ने पुलिस के सामने सरेंडर करने का नाटक किया। तभी अभिमन्यु भी वहाँ आ धमका और तीनों यमुना नदी में कूद गए, जो कि हर वक्त मगरमच्छों से भरा रहता है। हालांकि 3 दिन पहले से अभिमन्यु और रिसु ने मिलकर नदी में मौजूद मगरमच्छों को उस एरिया से 2 किलोमीटर आगे शिफ्ट करने के लिए उन्हें बकरे का मांस खिलाना शुरू कर दिया था, ताकि जब वे तीनों नदी में कूदे तो उन्हें कम से कम मगरमच्छों का सामना न करना पड़े। इधर पुलिस वालों ने तीनों को मृत घोषित करके केस को पहले ही क्लोज कर दिया था। इसलिए अब डीएसपी पासवान की यह थ्योरी किसी काम की नहीं थी। खैर, रानी, रिसु और अभिमन्यु का प्लान तो सक्सेस हो चुका था, पर पूरी तरह से नहीं। दरअसल जिस रात तीनों पुलिस को चकमा देकर भाग रहे थे, उस रात अभिमन्यु ने रानी से बदला लेने का फैसला किया। उस रात तीनों जब यमुना नदी को तैरकर पार कर रहे थे, तब रिसु को तैरने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसने प्रोस्थेटिक हैंड्स पहने हुए थे। रानी तो किसी तरह तैरकर किनारे पहुंच गई, पर अभिमन्यु रिसु की मदद करने के बहाने उसके पास चला गया। तभी अभिमन्यु ने देखा कि सारे मगरमच्छ तो उस एरिया से जा चुके थे, पर एक मगरमच्छ अभी भी वहीं मौजूद था। मौके की नजाकत को समझते हुए अभिमन्यु ने उसी वक्त रिसु के उस प्रोस्थेटिक हैंड को खींचकर बाहर निकाल दिया और उसे लात मारकर किनारे की तरफ भागने लगा। पानी में छटपटा रहे रिसु को देखकर वो खूंखार मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ने लगा। इधर रानी ने जब रिसु को नदी में डूबते हुए देखा तो वो उसी वक्त उसे बचाने के लिए पानी में उतरने लगी। तभी नदी में मौजूद मगरमच्छ को रिसु की तरफ बढ़ते हुए देखकर उसके पैर ठंडे पड़ गए। उसके दुख की कोई सीमा न रही। अभिमन्यु ने भी दुखी होने की काफी अच्छी एक्टिंग की और दोनों अपनी आगे की जिंदगी बिताने हिमाचल प्रदेश की ओर निकल गए। बीते 6 महीनों में अभिमन्यु ने फिर से अपना एक क्लिनिक खोल लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ रानी स्कूल की टीचर बन गई थी। एक दिन स्कूल में बच्चों को पढ़ाते वक्त रानी को दिनेश पंडित की किताबों से इंस्पायर्ड एक लाइन लिखी हुई मिली, जो कि अक्सर रिसु ही उसके लिए लिखा करता था। लाइन पढ़ते ही रानी समझ गई कि रिसु अभी भी जिंदा है। उसने लाइन में लिखे हिंट्स को डिकोड किया और उस मंदिर में पहुंच गई जहां रिसु उसके ही आने का इंतजार कर रहा था। दरअसल जिस रात अभिमन्यु रिसु को मगरमच्छ के हवाले करके चला गया था, उस रात रिसु किसी तरह मौत को टक से छूकर वापस बच निकला। खैर, रिसु ने रानी को अभिमन्यु की सच्चाई बता दी थी। सच्चाई का पता चलने के बाद रानी ने डीएसपी पासवान को अपने और अभिमन्यु के जिंदा होने के बारे में खबर कर दी और अपना पता भी बता दिया। हालांकि उसने रिसु के जिंदा होने की बात न तो अभिमन्यु को बताई और न ही डीएसपी पासवान को। एक रोज अभिमन्यु रानी के साथ तोता मैना लवर्स पॉइंट पर टाइम पास कर रहा था। तभी डीएसपी पासवान बाकी ऑफिसर्स के साथ वहां आ धमके। रानी ने अभिमन्यु से कहा कि उसने ही डीएसपी पासवान को वहां बुलाया है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि अभिमन्यु ने ही जानबूझकर रिसु को पीछे छोड़ा था, ताकि रिसु के जाने के बाद अभिमन्यु का रास्ता साफ हो जाए। और इतना कहकर वो उस पॉइंट से नीचे कूद गई। अभिमन्यु, जो कि रानी से बहुत प्यार करता था, रानी को खोने के गम में उसने भी पुलिस के आगे अपने घुटने टेक दिए। हालांकि रानी ने बस मरने का नाटक ही किया था। उस चोटी से वो सीधे एक नदी में गिरी थी, जिसके कारण वो बच गई। नदी के किनारे रिसु उसके ही आने का इंतजार कर रहा था और दोनों ने फिर एक बार अपने फायदे के लिए किसी और को बकरा बनाया और अपने अगले मंजिल की ओर निकल गए।